क्योंकि जब आप प्रगति के काम में लगते हैं तो आप हर तरह के लोगों को, एक्सपर्ट को आप देखते हैं। आप देखते हैं कि कौन काम जानता है, कितना काम जानता है। आप धर्म नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन अगर धर्म पूछेंगे तो फिर आशा मत कीजिए कि कोई प्रगति किसी तरह की होगी। अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी से डरा दिया गया और किस तरह की चालाकी, किस तरह का छद्म ये रचा गया है। और इस छद्म के बारे में हम क्या करते हैं, आप विश्वास मतलब ये नहीं होता कि इस छद्म के किस स्तर पर लोग शिकार हैं। ये कहते हैं कि साहब जब से ये सरकार आई है तो जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी को पहचान दी गई है, उसको वो गर्व दिया गया है, उसको वो। आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद क्या हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद किस तरह से मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको कौन से नुकसान पहुंचे हैं, क्या हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनको क्यों और किस रूप में डरा दिया गया, इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कैसे ये कहा गया कि ये असुरक्षित है, सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को अपना एक रिट्रोस्पेक्टिव तो करना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचना, ये सोचना कि किस तरह से वो शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में आगे बढ़ें, किस तरह से वो जो एक प्रकार के अज्ञानता का क्षेत्र है उससे वो बाहर निकलें और अपनी समस्याओं के बारे में स्वयं आप तय करें और स्वयं उनके लिए कार्यक्रम बनाएं और स्वयं उसको वो लागू करके और करने की कोशिश करें। इसके बारे में लिखा भी है मैंने। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी देश में भी, किसी भी लोकतंत्र में तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में जो संबंध होते हैं तो संबंध बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। और डेमोक्रेसी का सबसे अधिक लाभ जो है वो माइनॉरिटीज़ को होता है। जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं वो डेमोक्रेसी में सुरक्षित होते हैं। अब ये देखने की बात है कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती हैं। हमारी जो माइनॉरिटी है तो वो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, वो क्या करते हैं। अगर नहीं कुछ करते हैं तो करना बहुत ज़रूरी है कि भाई उन्हीं को सीधे फ़ायदा हो रहा है, तो हम इस देश की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इस दिशा में भी काम करने की, सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि धर्मांधता जो है, धर्म का जो एक गहरा प्रभाव है, वो धर्म का पहला प्रभाव सत्ता के साथ पहला समझौता करता है। सत्ता और धर्मांधता, इनके बीच में जो है वो बहुत तालमेल है, इनके बीच में बहुत मित्रता रहती है, बहुत दोस्ती रहती है। तो इसलिए अगर धर्मांधता होगी तो सत्ता के साथ बहुत बड़े समझौते होंगे। अगर धर्मांधता नहीं होगी तो सत्ता के साथ उतने बड़े समझौते जो है वो शायद संभव न हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब इन स्थितियों में हम करें क्या, हमें क्या करना है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम क्या करें। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अब साहित्यकार या लेखक केवल साहित्यकार या लेखक या कवि या आलोचक के रूप में नहीं, बल्कि अब उसकी भूमिका जो है वो बदल गई है, बदल जाना चाहिए। अब वो एक कल्चरल एक्टिविस्ट होना चाहिए, एक कल्चरल एक्टिविस्ट होना चाहिए।
आपका या मेरा अब ये केवल काम नहीं है कि मैं कविता कहानी लिखूं और छपवा दूं और खुश हो जाऊं कि जी मैंने कविता कहानी लिख दी और मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा नहीं, अब एक कल्चरल एक्टिविस्ट की भूमिका में आना पड़ेगा। और कल्चरल एक्टिविस्ट की भूमिका में आने का मतलब यह है कि अपने पास पड़ोस में देखना होगा कि हम पास पड़ोस में अपने क्या कर सकते हैं। बहुत बड़े काम ना करें। अगर अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि भाई हर घर में प्रेमचंद, हम ये एक अभियान शुरू करें कि भाई प्रेमचंद की एक किताब घर में ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में जिसके पास नहीं है, हम जाके उनको 2 किताबें भेंट कर दें कि आप इसको रखिए। हम उनको उत्साहित करें कि आप ये किताब लिखिए, है ना। हम उनसे ये कहें कि ये नाटक है, आप देखने के लिए चलिए। हम नाटक देखने वालों का एक समूह बनाएं, है ना। तो इस तरह से ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारा जो कल्चरल एक्टिविज़म है वो जारी रहना चाहिए, वो शुरू रहना चाहिए। और मैं ये भी बताऊं आपको कि सांप्रदायिकता की अगर कोई काट है तो वो संस्कृति है, वो साहित्य है, और कोई काट नहीं है। आप उनका विरोध अगर करेंगे तो वो उनके पक्ष में जाएगा, उनका विरोध उनके पक्ष में जाता है। उदाहरण दूं मैं आपको, अगर कोई आदमी जो है वो बांसुरी बजा रहा है तो आप ये नहीं पूछते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आपको अच्छी लगती है तो आप अच्छा कहते हैं, भाई अच्छा बजा रहा है ना। तो साहित्य और संस्कृति जो है उनका जो अपना स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है, वो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक है, वो बुनियादी तौर पर समानतावादी है, बुनियादी तौर पर वो मनुष्य को मनुष्य जोड़ती है। तो जब आपके पास इतना बड़ा हथियार है तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? उसका प्रयोग करने से कौन रोक रहा है? उसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र से आए हुए हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया जो मराठी लेखकों का, ख़ासतौर से दलित लेखकों के सम्मेलन में, और वहाँ मैंने देखा कि बिल्कुल एक तरह से उत्साह दिखाई देता है, एक तरह से उमंग दिखाई देती है, एक तरह से जज्बा दिखाई देता है, फीलिंग दिखाई देती है, जिस तरह से वो अपने सम्मेलन और जिस तरह से वो अपनी सभाएं करते हैं। लेखकों का शहर में जो है वो जुलूस निकलता है, मार्च होती है, जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं सड़कों पर, स्वागत द्वार बनते हैं, हर मोहल्ले वो जो है वो लेखक जाते हैं। तो लेखकों का संपर्क जो है वो जीवन से, जनता से कितना गहरा होता है, ये उनके सम्मेलनों में देखने के लिए मिलता है। तो वो एक बात है कि साहित्य को, किताबों की झांकी निकाली जाती है, किताबों की झांकी निकलती। तो इस तरह से जो साहित्य को, कल्चर को लोगों तक ले जाने की बात है, वो भी बहुत ज़रूरी है और वो हमें सोचना उसके बारे में चाहिए। तो ये कुछ बातें थी। और एक बात और है जो मैं अंत में कहूँगा, और एक उदाहरण भी दूंगा आपको कि मैक्सिको गया मैं, वहाँ नाटक एक देखने गया। मैंने देखा 5 सीटें खाली हैं, उनके ऊपर पर्ची लगी हुई है नामों की, लेकिन वहाँ लोग नहीं। नाटक शुरू हो गया, लोग नहीं आए। नाटक ख़त्म हो गया, कोई नहीं आया उस पर बैठने के लिए। तो मैंने पूछा कि ये सीटें जो है किन लोगों के लिए खाली छोड़ी हैं आपने? तो उन्होंने कहा ये हमारे ग्रुप के लोग थे, कल्चरल एक्टिविस्ट थे, लेफ्टिस्ट लोग थे, इनको पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर ये लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, इनकी हत्याएं कर दी गई। उनको याद करने के लिए हम ये सीटें खाली छोड़ते हैं। उनके नाम लिखे होते हैं उन सीटों पर, और उनको हम छोड़ देते हैं खाली, ताकि हम अपने शहीदों को याद करते रहें। है तो हम लोग भी अपने शहीदों को याद करने के लिए एक अच्छा सशक्त माध्यम सोचे, तरीका सोचे कि हम भाई कैसे अपने शहीदों को याद कर सकते हैं।
जो लोग जो है वो इस फांसीवादी युग में मारे गए, जिनकी हत्याएं हुई, जिनके साथ अत्याचार हुए, उनको हम कैसे याद करेंगे? उनके नाम पर हम कुछ करें, उनके नाम पे कुछ बनाया जाए, उनके नाम पे कुछ किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि किन लोगों ने कितनी सेक्रीफाइस की है, क्यों की है, किस लिए की है, क्या उनका उद्देश्य था। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और एक बार फिर बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।